श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आप सभी को कोई भी ज्योतिषी सलाह लेनी हो, कोई भी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, वास्तु संबंधित कोई सलाह लेनी हो, विजिट करवानी हो, उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुंडली के फलित करने के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। लग्न कुंडली का तो एनालिसिस करना लगभग धीरे धीरे हम सभी सीख ही जाते हैं, पर क्या लग्न कुंडली ही काफ़ी है आपके जीवन के सभी पहलुओं को बताने में? अगर लग्न कुंडली ही अकेले काफ़ी थी, सफिशिएंट होती आपके कुंडली के हर एक पहलू को टच करने के लिए या उस पहलू के फल को एक्सप्लेन करने के लिए, तो महर्षि पराशर जी होरा कुंडली D3, D4, D7, D9, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, ये सब क्यों बनाते? तो आपकी कुंडली में आप जितने वर्ग कुंडली देखते हैं, इन वर्ग कुंडलियों को भी विशेष महत्व दिया गया है। जैसे एक होता है प्रधानमंत्री, वो हो गई आपकी लग्न कुंडली, परंतु हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशल मंत्री बनाया जाता है, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री देखता है कि फंड्स का मैनेजमेंट कहाँ से कैसे करना है, फंड कहाँ आएंगे, कहाँ खर्च होंगे, कैसे उनको आपको इन्वेस्ट करना है, यूटिलाइज करना है। रक्षा मंत्री देखता है कि आपकी सेनाएं, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये कैसे काम करेंगी, ये कब क्या क्या करेंगी। गृह मंत्री देखता है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपके देश के अंदर दंगे फसाद, झगड़ा, लड़ाई ये चीज़ें ना होने पाए। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री भी देखता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास डेडिकेटेड ये चीज़ें नहीं होती हैं। डेडिकेटेड ये चीज़ें अगर चेक की जाएंगी, मॉनिटर की जाएंगी, तो वो पर्टिकुलर जो मिनिस्टर होगा उसके अंतर्गत आएंगी। इसी तरह से अगर आपको भी अपनी कुंडली के किसी पर्टिकुलर पहलू को टच करना है, देखना है, जानना है, तो आपको अपनी कुंडली के जो षोडश वर्ग हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जो षोडश वर्ग हैं, इनका सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है। होरा कुंडली है, वो हम क्यों देखते हैं? देशकांड कुंडली क्यों देखते हैं? D4, D7, D9, इनकी हम बात करने वाले हैं। इनमें से हम खास करके आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे होरा कुंडली की, हम बात करेंगे देशकांड की, हम बात करेंगे सप्तमांश की, हम बात करेंगे नवमांश D9 की, हम बात करेंगे D12 द्वादशांश की, और हम बात करेंगे त्रिंशांश D30 जिसको बोलते हैं। तो होरा कुंडली जो होती है, ये बताती है हमारे जीवन में हम धन कितना कमाएंगे, अधिक कमाएंगे, कम कमाएंगे, या एवरेज रहेगी लाइफ। होरा कुंडली, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान को चाहिए धन, धन धनाधन धन। ठीक है, लोगों ने राहुल गांधी के फटाफट खटाखट के चक्कर में, 8,500 के चक्कर में लोगों ने उसको वोट दे दिया। ठीक है, तो पैसा कितना ज़रूरी है, पैसा कितना कीमती है कि लोग एक ऐसे आदमी को वोट दे देते हैं, और बाद में इलेक्शन के बाद अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग, खास करके मुस्लिम महिलाएं, लाइन लगा के खड़ी हो गई कि हमारे 8,500 हमें कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। ठीक है, तो पैसे का इतना खेल है कि पैसे के लिए लोग एक ऐसे आदमी को वोट दे देते हैं जो आदमी अपना नाम भी शायद कहीं ढंग से नहीं लिख पाता है, या जो आदमी एक कंडोलेंस मैसेज भी कहीं से मोबाइल से कॉपी करके देख करके लिखता है। तो पॉलिटिक्स के अलावा, ठीक है, अल्टीमेटली आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बट जो सच है, जो फैक्ट है, वो दिखता है और वो बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जो डिपार्टमेंट हैं, आपके कुंडली के अंदर जो हैं अलग अलग वर्ग कुंडलियाँ हैं, ये बताएंगी आपको कि आप कितना चीज़ किस क्षेत्र में पाने वाले हैं। तो होरा कुंडली बताएगी आप जीवन में धन कितना पाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इंसान की जो ज़रूरत है आज के टाइम में, वो है फंड। ठीक है, जितना अधिक आपके पास पैसा रहेगा, उतना ही कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार आपसे चिपके रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग आपसे चिपके रहेंगे, आपके जीवन में अभाव नहीं होगा, आपको किसी पैसे की समस्या की वजह से, पैसे की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपके पास फंड प्रचुर मात्रा में है। तो ऑन द नेक्स्ट हैंड, अगर हमारे पास पैसा है तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास परिवार होना चाहिए। परिवार में आपके आते हैं भाई बहन। ठीक है, शादी और बच्चे तो, बीवी और बच्चे या हस्बैंड तो बाद में आते हैं। पहले आपकी फैमिली में कौन होते हैं? माँ बाप, फिर आप और आपके भाई बहन।
तो आपके भाई बहनों का सुख आप कहाँ से देखेंगे? आप अपने भाई बहनों का जो सुख देखेंगे वो देखेंगे दृष्काण कुंडली से। तो D2 को बोलते हैं होरा कुंडली, D3 को बोलते हैं दृष्काण कुंडली। तो आपके पास लग्न है, आपके पास पैसा है, आपकी बॉडी है, पर्सनालिटी है, फिर आपके पास परिवार होता है। और जब आपके पास परिवार होता है तो फिर भाई बहनों के बाद आपकी खुद की शादी होती है, बच्चे होते हैं। बच्चे हम कहाँ से देखेंगे? बच्चे हम देखेंगे D7 से, जो कि होती है सप्तमांश। तो आपकी जो लग्न होती है ये तो आपके बारे में काफ़ी कुछ आपको बता देती है। आप, आपकी पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके परिवार, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कब आपको लाभ होगा, कब आपको हानि होगी, कब कौन सा राजयोग काम करेगा, राजयोग है भी कि नहीं है, कौन सा दरिद्र योग है, कौन सा धन योग है, कौन सा निगेटिव योग है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी लग्न कुंडली बताती है। और लग्न कुंडली हर एक ज्योतिषी सबसे पहले देखता है, सीखता है। तो आज हम लग्न कुंडली पर कम बात करेंगे। तो होरा, फिर दृष्काण। दृष्काण में आप जानेंगे आपके भाई बहनों का सुख, और दृष्काण कुंडली में भाई बहनों के सुख के अलावा आपका ये भी दिखाया जाता है कि आप कितना पराक्रम करेंगे, कितना परिश्रम करेंगे और उससे आपको कितना सुख मिलेगा, और जीवन में आप कौन कौन से ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, पराक्रम, पदवी, परिश्रम का फल, भाई बहनों का सुख, ये देखा जाएगा आपके दृष्काण कुंडली से। और जो आपका सप्तमांश होता है ये दिखाएगा आपका पैसा कमाने का और खर्च करने का नेचर। आप पैसा कमाएंगे ज़्यादा या खर्च करेंगे ज़्यादा। आपकी संतान कैसी होगी, आपका संतान सुख कैसा मिलेगा आपको। मल्टीपल किड्स होंगे या किड्स कम होंगे या किड्स होंगे ही नहीं। आप धन जमा करेंगे या धन वेस्ट करेंगे, ये भी आप सप्तमांश से देख सकते हैं। फिर आता है D9, जिसको बोलते हैं नवमांश। नवमांश आप अपनी शादी के लिए देख सकते हैं, अपनी वाइफ के बारे में जानने के लिए देख सकते हैं, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि लग्न के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग चर्चा करते हैं वो होता है आपका नवमांश D9। तो इसके बारे में भी आप तो काफ़ी कुछ जानते हैं। तो D9 से आप अपना वर्ण अर्थात किस रंग के होंगे, रूप आप कैसे दिखेंगे, आपका गुण, आप सद्गुणी होंगे, तामसी होंगे, चोर होंगे, डकैत होंगे, ये भी आपका D9 आपको बता सकता है। आप कितने बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे कि बेवकूफ़ होंगे, ये भी आपका D9 आपको बता सकता है। पुत्र, स्त्री आदि, ये सभी शुभ और अशुभ फल का D9 भी आपको बता सकता है। अब आपने देखा कुछ फल ऐसे हैं जो D7 से भी आप देख सकते हैं, D3 से भी देख सकते हैं, D2 से भी देख सकते हैं, D9 से भी देख सकते हैं। तो आपको चाहिए प्रत्येक वर्ग कुंडली को लग्न कुंडली के जैसे अध्ययन करिए। जब आप एक वर्ग कुंडली को लग्न कुंडली के जैसे अध्ययन करेंगे तो आप वहाँ पर भी पहला से लेकर के 12वां भाव, पहले राशि से लेकर के 12वीं राशि और सभी 9 ग्रहों का प्लेसमेंट देख करके उनका फलित कर पाएंगे। अब आता है D12। D12 में आप कैसे देखेंगे? D12 होता है आपका संतान, आपकी शरीर, आपकी आयु, आपकी बुद्धि, आपकी स्त्री। द्वादशांश के बाद आज हम बात करने वाले हैं D30, जिसको बोलते हैं त्रिमशांश। त्रिमशांश में आप क्या देखते हैं कि क्या बीमारियां होंगी, लाइफ में कब पतन होगा, कब आप फेल होंगे। दया, आपके अंदर दया कितनी होगी, कितने आप उदार होंगे, काइंड होंगे, कैसे आपका व्यवहार होगा लोगों के साथ, ये भी आप D30 से देख सकते हैं। स्त्री, और आपके जीवन में जो स्त्री आएगी वो कैसी होगी, ये आप D30 से भी देख सकते हैं। आयु और मृत्यु, ये भी आप D30 से देख सकते हैं। अब हम इन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देख सकते हैं ये तो हुई एक बात, लेकिन देखेंगे कैसे, यह है मुद्दे की बात। तो आइए बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि आपकी लग्न कुंडली में आपने देखा आपके पास राजयोग है, आपके पास अच्छा योग है, पर आप उस चीज़ को कंफर्म करिए जा करके अपने उस पर्टिकुलर वर्ग चार्ट में। अगर आपकी वर्ग कुंडली में भी वो चीज़ कंफर्म हो रही है तो निश्चय ही आपको वो फल पूरा मिलेगा, वो फल आपको भर भर के मिलेगा। और अगर लग्न कुंडली उस चीज़ को कंफर्म कर रही है परंतु वर्ग कुंडली उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रही है या निगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो आपके फलों का जो परसेंटेज होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या कट जाएगा। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं होरा कुंडली की। होरा कुंडली में जैसा आप जानते होंगे, अगर आपका ज्योतिष का ABCD मालूम है तो आप सब होरा कुंडली अभी तक देखे होंगे। और होरा कुंडली में कर्क राशि और सिंह राशि, इन्हीं 2 राशियों में सारे ग्रह आकर के विराजमान हो जाते हैं। बाकी सारी 10 राशियाँ खाली रहती हैं। तो लग्न होरा की जो होगी या तो कर्क होगी या तो सिंह की होगी। तो अगर चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है।
सूर्य को देखेंगे तो सूर्य एक मेल प्लैनेट है, तो अर्थात सभी पुरुष ग्रह अगर सूर्य की सिंह राशि में हो और सभी फीमेल प्लैनेट स्त्री ग्रह अगर चंद्रमा की कर्क राशि में हो तो ये एक अच्छी होरा कुंडली मानी जाती है। जातक धनवान होगा। अब अगर ऐसा नहीं है, मेल प्लैनेट सूर्य की होरा में भी है, मेल प्लैनेट चंद्रमा की होरा में भी बैठे हैं, फीमेल प्लैनेट कर्क राशि में भी बैठे हैं, फीमेल प्लैनेट सिंह राशि में भी बैठे हैं, फिर आप कैसे देखेंगे? यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, दूसरा सूत्र नोट करिए। अगर आपके चंद्रमा जो है सूर्य की होरा में बैठे हैं और सूर्य जो है चंद्रमा की होरा में बैठे, अर्थात राशि परिवर्तन सूर्य और चंद्र का अगर है और अधिकतर ग्रह सूर्य की होरा में अर्थात सिंह राशि में जाके बैठे हों तो भी जातक धनी होता है। ठीक है, तो धन आप कैसे देखेंगे होरा कुंडली से? सूर्य की होरा, चंद्रमा की होरा, मेल प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट, फिर सूर्य और चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाए और अधिकतर ग्रह सूर्य की होरा में बैठ जाए तो भी जातक धनी होगा। और होरा कुंडली में आप देखते होंगे कि कुछ ग्रह लग्न में होते हैं, कुछ ग्रह या तो द्वादश भाव में होते हैं या फिर सेकंड हाउस में होते हैं। तो 12th हाउस होता है हमारे खर्चों का, सेकंड हाउस होता है हमारे अर्निंग का, बैंक बैलेंस का। तो अगर आपकी कुंडली में अधिकतर ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं जो कि धन भाव है तो आपके लिए शुभ है। इट मीन्स आपके पास धन की अर्निंग बढ़ाएंगे। और अगर किसी की कुंडली में, होरा कुंडली में अधिकतर ग्रह द्वादश भाव में 12th हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं तो इसका मतलब ये आदमी के खर्चे बढ़ाएंगे, और जो खर्चे बढ़ाएंगे तो जातक के पास धन का संचय नहीं हो पाएगा। ठीक है, हालांकि एक दूसरा तर्क ये भी है कि धन आप खर्च तभी करेंगे जब आपके पास धन होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं धरती पर जो कर्जा लेकर के, क्रेडिट कार्ड पे या बैंक से लोन लेकर के खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को जब रिकवरी के लिए कोई आता है तो उनकी समाज में इज्जत भी खराब होती है, बेइज्जत होते हैं और समाज के साथ साथ अपने परिवार में भी उनकी वैल्यू डाउन होती है। तो सेकंड हाउस में ज़्यादा ग्रह होना अच्छी बात है। होरा कुंडली में द्वादश भाव में ज़्यादा ग्रह का होना अच्छी बात नहीं है होरा कुंडली में। तो सूर्य और चंद्रमा की जो हो रहा है, इससे आप जान सकते हैं कि आपके पास धन कितना रहेगा, प्रचुर मात्रा में रहेगा, कम रहेगा, एवरेज रहेगा। और होरा कुंडली में अगर कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह चंद्रमा की होरा में है तो उसकी महादशा आपके लिए कम कष्टदायक होगी। वहीं कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह अगर होरा कुंडली में सूर्य की होरा में है तो उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आपके लिए अधिक कष्टदायक होगी। आप कभी कभी किसी की कुंडली में देखते होंगे कि किसी आदमी के जीवन में कष्टदायक क्रूर ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा आई और चली गई और उसको खाली एक हवा का झोंका सा लगा और उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हो सकता है कि क्रूर ग्रह उस जातक की होरा कुंडली में चंद्रमा की होरा में बैठा रहा हो। तो चंद्रमा की जो सौम्यता है, जो शांत रहने की प्रकृति है, जो कूल और माइल्डनेस है, उसने उस ग्रह को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया। तो आपके होरा की ये इम्पोर्टेंस है। होरा की और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वीडियो की लिमिट, वीडियो का टाइम भी मुझे कंट्रोल करना है, इसलिए अब हम बात करेंगे आपके दृष्कांड कुंडली की। दृष्कांड कुंडली बताती है आपके भाई बहनों का सुख कैसा रहेगा। तो आपकी लग्न कुंडली में कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है, अगर वही लग्न, वही कुंडली आपके दृष्कांड में आ जाए और आपका दृष्कांड अर्थात दृष्कांड में फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उच्च का होकर के केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए तो आपके भाई बहनों का सुख आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है। यही अगर आपके दृष्कांड कुंडली का जो दृष्कांडेश है, जिसको लग्न लॉर्ड बोलते हैं, D3 का जो लग्न लॉर्ड है, अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाए तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है। दृष्कांड कुंडली में अगर आपका दृष्कांड का जो स्वामी है अर्थात दृष्कांड कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठे और केंद्र में उच्च की राशि में बैठे या मूल त्रिकोण राशि में बैठे या अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेहद फायदेमंद होता है। और अगर केंद्र में आपके कई सारे शुभ ग्रह बैठ जाएं आपके दृष्कांड के लॉर्ड के साथ या उस पर एस्पेक्ट डाल दें, खास करके गुरु, शुक्र जैसे ग्रह, तो जातक को अपने जीवन में ऊंचा पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मेहनत उसकी सफल होती है और जीवन में वो एक अच्छे मुकाम को, अच्छे हाइट को अचीव करता है। और जातक अगर दृष्कांड कुंडली शानदार हो, मजबूत हो
तो एक राजा, राजा अर्थात मंत्री, सीएम, पीएम, गवर्नर, सांसद, विधायक, ये बन सकता है। एक सिविल सर्विसेज में जाकर के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ये भी बन सकता है। तो आपकी दृष्कांत कुंडली अगर मजबूत है तो आप अपने आप को इस दिशा में आगे लेके जाइए। आपके दृष्कांत का जो स्वामी है अगर दृष्कांत कुंडली में लग्न में या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसा मनुष्य सुखी, यशस्वी अर्थात उसको नेम और फेम मिलता है, जीवन में सुखी और खुशियाँ मिलती हैं। इस तरह से D3 आपके जीवन में रोल प्ले करती है। अब अगर आपका D3 का जो लॉर्ड है वो पणफर राशियों में हो, आपका जो D3 का लॉर्ड है अगर पणफर में हो, पणफर किसे कहते हैं? सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस। अगर आपका D3 का लॉर्ड पणफर हाउसेस में है, D2, 5, 8, 11 में है और सेल्फ साइन पे है, उच्च की राशि पे है या मूल त्रिकोण राशि पे है, कंडीशन याद रखिएगा। D3 का लॉर्ड 2, 5, 8, 11 पणफर राशियों में हो और उच्च का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो या स्वराशि पे हो, तो आपको पदवी प्राप्त होती है, पोस्ट प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, अर्थात अच्छी नौकरी, अच्छी पोस्ट, अच्छी लाइफ आपको मिलेगी। आपकी मेहनत सफलता में कन्वर्ट हो पाएगी, रंग ले आएगी। अब यही आपका D3 का जो लॉर्ड है अगर अपोक्लिम हाउसेस में चले जाए, अपोक्लिम हाउस कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12। और यहाँ पर भी आकर के आपका D3 का लॉर्ड स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो जातक का जो घर परिवार होता है, भाई बहन होते हैं, वो सदाचारी होते हैं। तो जातक का परिवार, जातक के भाई और जातक की संतान सदाचारी और धार्मिक होती है। तो यहाँ से D3 से आप ये चीज़ जान सकते हैं कि आपके संतान, आपके परिवार, भाई बहन कैसे होंगे। दारू पीने वाले होंगे, झगड़ा लड़ाई करने वाले होंगे, ड्रग्स लेने वाले होंगे, या आपका माता पिता का सम्मान करने वाले होंगे, आपके धर्म में जो मान्यताएं हैं उनको मानने वाले होंगे। ये सब चीज़ें आप D3 से जान सकते हैं। सो इन टोटलिटी आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके D3 का लॉर्ड जिस राशि में होगा उस राशि के जैसे, उस राशि के गुणधर्म के जैसे ही आपके परिवार में आपके भाई बहन होंगे। अगर आपका सपोज करिए कि D3 का लॉर्ड जाकर के तुला राशि में बैठा है, ठीक है, तुला राशि अर्थात 7 नंबर की राशि, तो आपके परिवार में 7 भाई बहन आप हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कही जाती हैं तो ज़्यादा सटीक बैठती। अब 7 बच्चे कोई पैदा ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप तुला का जो 7 नंबर है उसको कंसीडर कम करिएगा, बट तुला के जो गुणधर्म हैं, बैलेंस करना, बिजनेसमैन होना, पैसे का पूरा मेंटेन करके रखना, वो वाली क्वालिटी आपको अपने घर परिवार में, अपने भाई बहनों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी आपका D3 का लॉर्ड है जिस राशि में बैठा है उस तरह के गुणधर्म आपके परिवार में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपके D3 में केंद्र और त्रिकोण में पापी ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की भरमार है, हाँ, अगर ये D3 का लॉर्ड आपका खुद ही क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बट अगर इनके दुश्मन जो पापी ग्रह, क्रूर ग्रह हैं, इनकी आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में भरमार है, तो आपके भाई बहनों का संबंध आपसे अच्छा नहीं रहेगा। ये भी आपको समझना चाहिए। बात करेंगे आपके D7 जिसको बोलते हैं सप्तमांश। अगर सप्तमांश में आपके केंद्र और त्रिकोण में सभी शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा, शुक्र पक्ष का चंद्रमा, पक्ष बली चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति। अगर आपके केंद्र और त्रिकोण में ये 4 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ परिस्थिति में होकर बैठे हुए हैं, तो आपका D7 मजबूत हो गया, D7 आपका अच्छा हो गया। बस अगर स्वक्षेत्री अपनी राशि पर या मूल त्रिकोण राशि पर या उच्च राशि पर आपके D7 में केंद्र में अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, गुरुदेव, बृहस्पति, शुक्राचार्य, बुध अथवा पक्ष बली चंद्रमा, तो आपका D7 मजबूत हो जाता है। आपको अपना D7 अब मजबूत मानना चाहिए और इससे आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपदा अपने आप आती है। ऐसा देखा जाता है कि जितने भी ग्रह आपके D7 के लॉर्ड को देखते हैं उतनी संतान आपको होती है। अगर 3 ग्रह देख रहे हैं तो 3 संतान आपको मानना चाहिए
कि आपको होगी। जितने ग्रह आपके D7 में उच्च राशि पे होंगे, स्वराशि पे होंगे, मूल त्रिकोण राशि पे होंगे, उतने ही आपकी संतान की भी स्थिति अच्छी होगी, आपके लिए भी अच्छा है। D7 में आपके अगर विषम राशि है और उस पर शुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है तो आपको पुत्र होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपके D7 के लगन में सम राशि है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं, ठीक है, तो आपको पुत्री समझना चाहिए कि आपको संतान में बेटियां ज़्यादा होंगी। तो आप सप्तमांश को भी लग्न के जैसे विचार कर सकते हैं। केंद्र में त्रिकोण में कैसे कैसे ग्रह बैठे हैं, 6, 8, 12 में कैसे ग्रह बैठे हैं। अब अगर आपके अधिकतर ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके संतान सुख को ये डैमेज करेंगे, डेंट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे हम नवमांश D9 की। तो D9 जो होता है, यहाँ से आप देखते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आप चाहते क्या हैं और दिखाते क्या हैं। लग्न कुंडली होती है कि आप दिख कैसे रहे हैं, और D9 बताता है कि आपके अंदर से चाह कैसी है। देखने में आप दिख रहे हैं कि शादी से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपोजिट सेक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, गर्लफ्रेंड बने तो भी बात नहीं है, बॉयफ्रेंड बने तो भी बात कोई नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आप लग्न से दिखा रहे हैं। बट आपका D9 आपके असली चरित्र को बाहर निकालता है कि आप भोगी हैं या योगी हैं, आप दुनिया को देने वाले हैं या दुनिया से लूट करके अपने खजाने में भरने वाले हैं। तो नवमांश में चंद्रमा आपके जिस राशि में बैठता है, ठीक है, वैसा जातक का रंग और रूप होता है, वैसा जातक की प्रवृत्ति होती है। बेसिकली चंद्रमा मन से हो जाता है तो चंद्रमा आपके मन का जो है एक तरह का प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा आपकी नवमांश में जिस राशि में बैठा है वैसा नेचर, वैसा रंग रूप आपके रहेगा ही रहेगा। नवमांश में बलवान उच्च राशि पर, स्वराशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर अगर बैठे ग्रह हैं और वो आपके केंद्र और त्रिकोण में हैं तो आपका नवमांश सर्वश्रेष्ठ उच्च क्वालिटी का कहा जाएगा। और यही ग्रह अगर उच्च के होकर के या मूल त्रिकोण राशि पर या स्वराशि पर होकर के 2, 3, 6 और 11 इन भावों में बैठे हों तो मध्यम क्वालिटी का आपका D9 कुंडली कही जाएगी। और यही प्लैनेट आपके 8वें और 12वें भाव में बैठ गए हैं अगर उच्च होकर के, बलवान होकर के ज़्यादातर ग्रह, तो ये कुंडली आपकी निम्न स्तर की कही जाएगी। आपका D9 का लॉर्ड अगर उच्च की राशि पे है, स्वराशि पे है या मूल त्रिकोण राशि पे है या मित्र की राशि पे है, नीच का नहीं है, अस्त नहीं है, तो आपकी पत्नी उतनी ही अच्छी मिलेगी। आपका D9 का लॉर्ड अगर उच्च का है, आपकी पत्नी बेहद शानदार मिलेगी। आपका D9 का लॉर्ड अगर मूल त्रिकोण राशि पे है तो भी आपकी पत्नी अच्छी मिलेगी। आपका अगर D9 का लॉर्ड अगर स्वराशि पे है तो भी आपकी पत्नी अच्छी मिलेगी, लेकिन उच्च वाले से और मूल त्रिकोण वाले से थोड़ा सा कम अच्छी मिलेगी। लेकिन आपके D9 का लॉर्ड अगर नीच का हो गया, अस्त हो गया, तो आपकी पत्नी अधम, पापी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके कुल की मर्यादाओं को तोड़ने वाली, भंग करने वाली मिल सकती है और हो सकती है। लग्न के जैसे ही D9 का भी विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर 5th हाउस पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, कितने ग्रह बैठे हैं, उसके आधार पर आपको अपने संतान की संख्या जाननी चाहिए। पंचमेश कितने नंबर की राशि है, उतनी संतान होने के चांसेस रहेंगे। पंचमेश ग्रह किस परिस्थिति में है, कितने ग्रहों के साथ बैठा है, इतनी संतान भी आपको वो दे सकता है। D9 से आप ये भी देख सकते हैं। अब नवमांश से आप शादी कैसे देखेंगे, इसकी बात करते हैं। तो महर्षि पराशर ने लिखा है कि अगर आपके D9 का लॉर्ड केंद्र में है तो आपकी शादी 20 से 22 साल में होगी। और यहीं आपके D9 का लॉर्ड अगर केंद्र में ना होकर के त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र होते हैं पहला हाउस, चौथा हाउस, 7वां हाउस, 10वां हाउस, त्रिकोण होता है 5वां और 9वां घर, तो आपकी शादी 23 साल से 25 साल में होने के चांसेस होंगे। और अगर यही त्रिकोण, यही D9 का लॉर्ड अगर आपके केंद्र में भी नहीं है, त्रिकोण में भी नहीं है, कहीं और बैठा है अन्यत्र किसी भाव में, खास करके अगर 8th और 12th हाउस में बैठा है, तो आपकी शादी में समझिए कि विलंब नहीं, घोर विलंब करवाने वाला है। और उतना ही आपका मैरिड लाइफ को भी ये डिस्टर्ब करने वाला है। तो अभी जो मैंने एज बताई वो पुरुषों के लिए बताई थी। अब अगर महिला की कुंडली में D9 का लॉर्ड केंद्र में बैठा हो
तो 20 से 22 नहीं, 18 से 20 समझनी चाहिए। और त्रिकोण में बैठा हो तो 21 से 24 समझना चाहिए। आपके D9 का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हो तो आपकी वाइफ या आपके पार्टनर की मृत्यु जल्दी होगी। खास करके यदि आप पुरुष हैं और आपके D9 का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो आपकी पत्नी की मृत्यु शीघ्र होगी, जल्दी होगी। इट मीन्स आपके विधुर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपका D9 का लॉर्ड क्रूर ग्रहों जैसे सूर्य, राहु, केतु, मंगल इनके साथ बैठा हो तो आपकी पार्टनर को, खास करके आपकी पत्नी को, रोग से, आग जलने से या कोई फायर या गोली से या विपत्ति से कोई विपत्ति आ जाए ऐसी जिसकी वजह से आपकी पत्नी की शीघ्र मृत्यु होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपका D9 का लॉर्ड चंद्रमा के साथ बैठा हो तो आपकी पत्नी बेहद चंचल होगी, बातें वो हमेशा बच्चों जैसी करती रहेगी, बचपना उसका ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। और अगर यही आपका D9 का लॉर्ड अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो आपकी पत्नी बेहद भोगी, कामुक, रोमांटिक और विलासी होगी। आपका D9 का लॉर्ड बता रहा है किसके साथ बैठ रहा है। ठीक है। आपका D9 का लॉर्ड आपके बारे में भी बताता है और आपके पत्नी के बारे में भी बताता है। नवांशेष अगर आपका क्रूर ग्रहों के साथ में है तो कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जिससे आपके पार्टनर की मृत्यु हो सकती है। बीमारी भी हो सकती है आपके पार्टनर की मृत्यु का कारण। तो कुल मिलाकर के D9 से आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपके पार्टनर की डेथ कैसी हो सकती है। और अगर आपके केंद्र में अथवा त्रिकोण में या लाभ भाव में उच्च के, स्वराशि के, मूल त्रिकोण राशि के ग्रह हैं तो आपके लिए D9 अच्छा हो गया, ये मानना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके D12 अर्थात द्वादशांश की। द्वादशांश में द्वादश अर्थात 12th हाउस में D12 में लग्न, जब आप D12 वर्ग चार्ट देख रहे हैं और D12 के वर्ग चार्ट में अगर 12th हाउस में सूर्य बैठा मिले, ठीक है, अर्थात D12 के चार्ट में 12वें घर में अगर सूर्य आपको देख रहे हैं, मिल रहा है, या D12 के लगन में सूर्य की सिंह राशि है, तो इंसान जो जातक है उसका जो ओहदा होगा, सम्मान होगा, वो अपने पिता के बराबर होगा। अर्थात लोग उसको जितना सम्मान दे रहे थे उसके पिताजी को, उतना ही सम्मान इस जातक को भी मिलेगा। यही आपका D12 का लॉर्ड अगर त्रिक भाव में चला गया हो, 6, 8, 12 में चला गया हो तो जातक, और उस पर कहीं से कुछ क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो तो जातक को अपने पिता का सुख, माता पिता का सुख नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। इसलिए आप देखते हो कि कई सारे जातकों की माता पिता की अर्ली एज में एक्सपायरी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका जो D12 होता है वहाँ पर D12 का लॉर्ड 6, 8, 12 में होता है और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाता है। तो ये एक रिसर्च का विषय है, आप अपने जान पहचान के लोगों की कुंडली पर इसका रिसर्च भी कर सकते हैं। या माता पिता से अगर माता पिता एक्सपायर नहीं हो रहे हैं तो माता पिता से वियोग हो जाएगा। माता पिता रहेंगे एक जगह पर, आप उनसे काफ़ी दूर रहेंगे तो माता पिता से वियोग हो सकता है, ये भी ऐसा आप देख सकते हैं। इन टोटलिटी माता पिता का जो सुख है जातक को नहीं मिलेगा अगर D12 का लॉर्ड पीड़ित है, ठीक है, नीच का है या नीच ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो। और आपका D12 का लॉर्ड अगर नीच हो, शत्रु राशि में हो या अस्त हो तो ऐसी कंडीशन में जातक को भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलता। जातक भाग्यहीन अनुभव करता है अपने आप को। जहाँ हाथ डालता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, हीरा भी लोहा बन जाता है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि मैं जिस चीज़ को छूता हूँ मिट्टी बन जाती है, और फलाना जिस चीज़ को छूता है वो सोना बन जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ग्रहों के या आपके वर्ग चार्ट के आधार पर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन टोटलिटी हम लग्न के जैसे D12 का भी एनालिसिस कर सकते हैं और केंद्र और त्रिकोण के आधार पर देख सकते हैं कि कैसा कैसा फल हमें मिलेगा अपने D12 से। अब हम बात करते हैं D30 की, जो कि है तिमसांस। ये क्या करती है? ये बताती है कि रोग, बीमारियाँ ये कैसे हमारे जीवन में आएंगे। तो कोई भी वर्ग चार्ट आप देख रहे हैं, वर्ग चार्ट का लग्न और लग्नेश जितना अच्छा होगा, जितना शुभ होगा, जितना उच्च का होगा, जितना स्वराशि का होगा, मूल त्रिकोण का होगा, उतना ही आपका वो वर्ग चार्ट मजबूत है। आपको लिख करके मान लेना चाहिए ब्रह्मा जी की लकीर के जैसे। और जितना ही आपके किसी वर्ग चार्ट का लग्न और लग्नेश पीड़ित होगा, अस्त होगा, शत्रु क्षेत्री होगा, उतना ही आपका वो वर्ग चार्ट आपको जीवन में कष्ट देगा, संघर्ष करवाएगा ही करवाएगा। तो आपके D30 का भी लॉर्ड अगर
शुभ ग्रहों से युक्त है, केंद्र और त्रिकोण में है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, खुश हो जाएंगे। और अगर आपके D30 का लॉर्ड शत्रु क्षेत्री है, अस्त है, 6, 8, 12 में है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, दुश्मन ग्रहों की राशि में बैठा है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात है। यदि आपके D30 में 6 और 8 भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो ये आपको, एक होती है डेथ, एक होती है आराम से डेथ होना, एक होती है किसी एक्सीडेंट, बीमारी, दुर्घटना, घटना की वजह से किसी की डेथ हो जाना। तो ये किसी के D30 में 6 और 8वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो वो आदमी की जो मृत्यु होगी वो भी दर्द से, कष्ट के साथ होने वाली है, आसान मृत्यु नहीं मिलेगी। और अगर किसी के D30 में 6th और 8th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं तो जातक की आसान मृत्यु होगी या स्वाभाविक मृत्यु हो, डेथ होगी। जातक जब डेथ को अचीव करेगा, जब जातक की डेथ होगी तो ऐसा नहीं होगा कि उसे कट गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कहीं से गिर पड़ा, ऐसी डेथ नहीं होगी अगर 6 और 8 भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो। वहीं जिन घरों में जिन जातक की कुंडलियों में 6th और 8th हाउस में क्रूर ग्रह मिलते हैं उनका जो अंत होता है वो बड़ा कष्टमय हो सकता है, क्योंकि क्रूर ग्रह क्रूर तरीके से जीवन का आखिरी समय ले आएंगे। D30 का जो लॉर्ड है वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, या D30 का जो लगन है वहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक के जीवन में आने वाले तमाम कष्ट और विपदाएं अपने आप ही फिल्टर हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं और आपको बाय बाय बहुत आसानी से कर देते हैं, जल्दी आपका पिंड छोड़ देते हैं। आपके D30 का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो सरकार से, राजा से आपको भय लगेगा, सरकारी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, अननेसेसरी, बिना गुनाह के भी आपको कोई गवर्नमेंट पेनल्टी के साथ गवर्नमेंट पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अगर आपके D30 का लॉर्ड वीनस है, शुक्र है, तो जातक रंगीन, भोगी, रंगीन मिजाजी, रोमांटिक, रसिया और शौकीन होता है म्यूजिक का, गाने बजाने का, अच्छे खाने का। D30 का जो लॉर्ड शुक्र बन रहा है, शुक्र से ही आप देखेंगे तो डायबिटीज़, अधिक प्यास लगना, स्किन डिजीज, खुजली वगैरह जो एक्जिमा होती है, और बुखार से भी डेथ हो सकती है। तो ये था आज का हमारा जो नॉलेज शेयर करने का टॉपिक था, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आप सबको इसके देखने के बाद कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी और आप अपने और अपनी दोनों के कुंडली का कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। और अगर कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ आपके जीवन में दिख रहा है, कष्ट आता हुआ आने वाला है, तो आप उन ग्रहों का सही समय पर उपचार करेंगे, उपाय करेंगे और अपना प्रारब्ध में किया हुआ कोई गलत कार्य का प्रायश्चित करके अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।